Hello, welcome back to Progress with Prachi. I am Prachi Soni, and today we'll be talking about hyperglobalization, threat to human prosperity. Globalization तो हम सबने सुना होता है. What is this hyperglobalization? How is it affecting our economies, our politics, our society, our culture, and what can we do and everything वो हम discuss करेंगे. तो globalization is incredibly efficient. This is just a quote. So globalization is incredibly efficient, but also so far incredibly unjust. हम तो ये बोल रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है काफ़ी एफिशिएंट है, काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट भी हुआ है, बट अनजस्ट भी है. अनजस्ट कैसे है? जस्टिस प्रॉपर नहीं है, हर किसी को ग्लोबलाइजेशन के इक्वल बेनिफिट्स नहीं है, सो दैट इज वाई इसको अनजस्ट बोला है. तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? हाइपर ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू ड्रामेटिक चेंज यानी कि एकदम से जब ग्लोबलाइजेशन का साइज, स्कोप, वेलोसिटी, स्पीड बहुत बढ़ जाती है. दो कंट्रीज किसी भी वर्ल्ड में सारी कंट्रीज के बीच में इंटरेक्शन, इंटीग्रेशन का, ये जब 1990s के बाद से इसको हमने क्या टर्म दिया है? हाइपर ग्लोबलाइजेशन. इस चेंज की वजह से इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स सारे नेशंस के काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए थे. मेजर कॉजेज, मेजर कारण इस अपसर्ज के, इस इंक्रीज के हैं आपके इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. जैसे पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी नहीं अच्छी नहीं थी, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है. तो एक तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, दूसरा जो पहले 1990 से बता रहे हैं तो 1990s के बाद से जो टेक्नोलॉजी थी वो बेटर होने लगी. दूसरी चीज़ आपकी बहुत सारी कंट्रीज़ ने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना. ट्रेड बैरियर्स जो लगे हुए थे, जो हम सिर्फ खुद में ही ट्रेड कर रहे थे, उसको रिमूव किया गया वर्ल्ड के आसपास. इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन यानी कि इंटेलिजेंस का कॉस्ट, कहाँ भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो, रोड ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा कम हो गया था. बहुत सिंपल सी बात है, जब दो जने यूज़ करते हैं तो महंगा होता है, बहुत सारे जने यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ सस्ती हो जाती है. तो ट्रांसपोर्ट और इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी सस्ता हो गया. डैनी रॉड्रिक, जिन्होंने सबसे पहले हाइपर ग्लोबलाइजेशन के वर्ड यूज़ किया था, उन्होंने बोला कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन इज जस्ट ग्लोबलाइजेशन गॉन टू फार. तो मतलब ग्लोबलाइजेशन जब बहुत एक्सट्रीम हो जाती है तो हम उसको हाइपर ग्लोबलाइजेशन बोल देते हैं. एंड किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना हार्मफुल होता है, ये तो हम सबको पता ही है. सो दस इन दिस केस इट इज़ इम्पैक्टेड वर्ल्ड इन सेवरल वेज. तो इसने वर्ल्ड को बहुत अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट किया हुआ है. सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, रूल मेकिंग. सारी कंट्रीज अपने हिसाब से सिलेक्टिव रूल मेकिंग करेंगी तो इस चीज़ की कंट्रोलिंग हो सकता है. नाउ व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज? सबसे पहले हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में देखते हैं. हाइपर ग्लोबलाइजेशन की वजह से अनडाउटेडली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो आपका बढ़ ही रहा है. वर्ल्ड पैरेलल एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि आप डिमांड ज़्यादा है तो आप जितना मैक्सिमम हो सकता है आप उतना रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी हो रही है. बट इसकी वजह से एक इनकम इनइक्वालिटी हो गई है. जो रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो और रिच होते जा रहे हैं. जो रिसोर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं. तो जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है. नॉट जस्ट पीपल बट कंट्रीज आई एम टॉकिंग अबाउट. हाइपर ग्लोबलिस्ट, वो लोग जो कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं आइडिया का नेशनल इकोनॉमीज. वो बोलते हैं कि नेशनल इकोनॉमीज जैसा कुछ नहीं होता है. ग्लोबलाइजेशन के बाद से जो भी सारी कंट्रीज हैं वो आपस में इतनी कनेक्टेड हैं, वो इतनी इंटरैक्टिव है. इंटरनेशनल कंट्रीज एक अगर हाइपर ग्लोबलाइजेशन और आगे तक चला तो ये जो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है यही चला जाएगा, एंड हो जाएगा. पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या हैं? जो हाइपर ग्लोबलिस्ट हैं वो इंश्योर करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से ऑब्वियसली वर्ल्ड पीस हो रहा है. वर्ल्ड पीस कैसे हो रहा है? मुझे पता है कि मुझे एट द एंड चाइना से ट्रेड करना है. तो दैट इज़ वाई हम लोग इतने टाइम से वॉर से रिस्ट्रेन कर रहे हैं, बिकॉज हमारी कंट्री आज भी बहुत ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है. इसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज, हम लोग वो कंट्रीज वॉर नहीं करती हैं क्योंकि उनके रिसोर्स बेस पे एक झटका पड़ता है, रिसोर्स बेस हार्म हो सकता है. दैट इज समथिंग. सो वर्ल्ड पीस प्रमोट होता है ड्यू टू एक्सेसिव इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस की वजह से, क्योंकि सारे लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट है, तो इसकी वजह से वर्ल्ड पीस इंक्रीज होता है. विद क्रिएशन ऑफ WTO द ट्रेंड ऑफ ग्लोबल रूल्स. जब से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया है तो उन्होंने ग्लोबल रूल्स बना दिए, यानी कि सारी कंट्रीज को वो रूल फॉलो करने हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट है. डेमोक्रेसी यानी कि अब क्या है? डेमोक्रेसी क्या है? मेक योर ओन रूल्स, मेक योर ओन डिसीजंस.
बट अब एक और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए रूल्स बना रही है, रेगुलेशंस बना रही है, विच इज़ अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, क्योंकि ये डोमेस्टिक पॉलिसी को रोकती है टू मेक एनी न्यू रूल्स एंड मेकिंग नेशंस एक्सेसिवली डिपेंडेंट ऑन एमएनसी। इसकी वजह से क्या होता है, जो नेशंस होते हैं वो बहुत एक्सेसिवली मल्टीनेशनल कंपनीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब सब कुछ इंटरनेशनल हो रहा है, ग्लोबलाइज हो गया है, तो आप एफडीआई पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो और इस वजह से कंट्री की सोवरेनिटी और ऑटोनॉमी पे झटका लगता है, नेशंस की इफेक्ट होती है। कल्चरल इम्पैक्ट क्या है? ऑब्वियसली हाइपर ग्लोबलाइजेशन की वजह से आइडियाज, कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन जो बोला जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। बट ये जो एक्सचेंज है, इसकी वजह से जो ओल्ड एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल कल्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्म होते हैं। जैसे हमने देखा ही था कि चीप गुड्स की वजह से जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो लोग इतनी मेहनत से बना रहे हैं, कल्चरल गुड्स, ये सारी इनकी सबकी क्वालिटी, इन सबकी नीड, इन सबकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है बिकॉज यू नीड चीपर थिंग्स। हाइपर ग्लोबलाइजेशन की वजह से विनर्स और लूजर्स की सिचुएशन क्रिएट होती है, इनके बीच में एक टेंशन क्रिएट होती है। जो चाइना का हमने थ्रेट देखा, इट इज राइज देखा, इट इज अ ग्लोबल थ्रेट। और इसकी वजह से क्या होता है, जो नॉन पार्टिसिपेटिंग, जो कंट्रीज इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, इस हाइपर ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, वो एक्सक्लूड कर दी जाएंगी और इसकी वजह से एक नेगेटिव कंपटीशन क्रिएट होता है, एक दूसरे को ओवर पावर करने का, एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने का कि मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट। दीज वर दी कल्चरल। सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा यही है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि हमने इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्लोबलाइजेशन को बिल्कुल ही करना बंद कर दें, ना वो एक सॉल्यूशन है और ना ही उससे किसी भी कंट्री का भला होता है। दस टू रिस्ट्रिक्ट इट्स ओवर पावरिंग नेचर, और इसीलिए ये जो इतना बढ़ चढ़ के वो सारी कंट्रीज को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल रूल्स इस तरीके से मैनेज करने होंगे कि कंट्री की पर्सनल सोवरेनिटी हार्म ना हो, स्टेट कंट्रोल्ड मार्केट वर्ल्ड कंट्रोल ना करे, मार्केट अभी भी नेशनल गवर्नमेंट्स के हाथ में रहनी चाहिए। कंक्लूजन यही है कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो नेशंस हैं वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट हो जाते हैं और इसीलिए नेशंस को खुद एक रिस्ट्रेन, एक बस इस देयर शुड बी अ स्टॉपेज वेयर नेशन जस्ट नॉट लेट एनीबडी एंटर इन इट्स डोमेन। अपनी डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए, सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनसे बचा जा सके। So that's it for today. If you have any opinions, compliments, suggestions, comments, please leave in the comment section. Hit the like button if you haven't, if you liked the video, and thank you and have a nice day.